अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रशियन रेवोल्यूशन। पिछली वीडियो में जब हम वर्ल्ड वॉर वन को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने कहा कि वर्ल्ड वॉर वन जीती थी एलाइड पावर्स ने। रशिया जो कि एलाइड पावर का ही एक हिस्सा था वो जंग जीतने की बजाय हार जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन खत्म होती है 1918 में, लेकिन रशिया 1917 में ही जंग से निकल जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह थी 1917 की रशियन रेवोल्यूशन। रशिया में एक इनकलाब आ जाता है, और इनकलाब किसी भी मुल्क में तभी आता है जब उसके हालात इस हद तक गिर जाते हैं कि अवाम का हुकूमत पर से भरोसा उठ जाता है। रशियन रेवोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए कंडीशन ऑफ रशिया एट दैट टाइम। रशिया के अंदर एक ऑटोक्रेसी हुकूमत का सिस्टम था, जिसको आप इम्पीरियलिज्म या उर्दू जुबान में बादशाहत का सिस्टम कहते हैं। दो कि उस जमाने में बहुत से दूसरी बादशाहत के निज़ाम भी थे, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर भी थी, हमारे पास जर्मन एम्पायर थी, फ्रेंच एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर थी, लेकिन इन सब में पार्शियल डेमोक्रेसी भी थी। पार्शियल डेमोक्रेसी इस तरह कि इनके अंदर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट सिस्टम हुआ करता था जो कि कानून साजी करता था, या फिर ऑटोक्रेट गवर्नमेंट को लॉ मेकिंग और रिफॉर्म्स के लिए सजेशंस भी दिया करता था। लेकिन रशिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। रशियन हुकूमत या रशियन इम्पीरियलिज्म, रशिया की बादशाहत जो है वो सारे फैसले खुद से किया करती थी। उसमें अवाम के नुमाइंदों का बिल्कुल भी कोई अमल दखल नहीं होता था। इसीलिए अपर क्लास को अवाम की मुश्किलात का अंदाजा ही नहीं था, और वो उनके लिए कोई रिफॉर्म्स नहीं करती थी, जिसकी वजह से रशियन सोसाइटी जो है वो दो तबकों में बढ़ चुकी थी। एक तबका था अपर क्लास एंड वेल्दी पीपल, और दूसरा तबका था डिसकंटेंटेड पुअर वर्कर्स एंड पीजेंट्स, किसान और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर वगैरह। हो सकता है ये सिस्टम रशिया में ऐसे ही चलता रहता, लेकिन इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक की तरक्की देख के, उनके अंदर रिफॉर्म्स देख के रशियन लोगों के अंदर भी ये शौर पैदा होता है कि हम लोग भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। इससे रशियन रेवोल्यूशन का आगाज होता है। जो फर्स्ट फेज है रशियन रेवोल्यूशन का वो स्टार्ट होता है हमारे पास 1861 में, फर्स्ट रेवोल्यूशन। कॉजेस क्या थे इस रेवोल्यूशन के कि रशिया के अंदर एक सिस्टम था सर्फडॉम। ये पहले दूसरे ममालिक में भी था, लेकिन दूसरे ममालिक कब का इसको अबॉलिश कर चुके थे। सर्फडॉम सिस्टम में क्या होता था कि सारी की सारी जमीनें जो हैं वो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होती थी, और किसानों को सिर्फ उन पे काम करने की इजाजत थी। फ्यूडल लॉर्ड्स किसानों पे जुल्म करते, उनसे काम लेते, और उनको उनकी उजरत भी नहीं दिया करते थे। किसानों ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, और 1861 को उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर दिया। इस एहतजाज का हुकूमत पर थोड़ा बहुत असर हुआ, और उन्होंने सर्फडॉम को अबॉलिश कर दिया। उन्होंने सारी की सारी ज़मीनें जो हैं वो किसानों को दे दी, लेकिन फिर भी किसानों को ज़मीन का बहुत थोड़ा हिस्सा मिला, और उस थोड़े हिस्से पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स नाफिज कर दिया गया, जिसकी वजह से किसानों की माली मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ती चली जाती हैं। रशियन रेवोल्यूशन का दूसरा बड़ा कॉज था लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। रशिया के जो हमसाया ममालिक थे, जर्मनी इसका हमसाया ममालिक था, इसके अलावा दूसरी एम्पायर्स जो थी, ब्रिटिश एम्पायर थी, फ्रेंच एम्पायर, वो रशिया के मुकाबले में काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। जबकि रशिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत देर के बाद शुरू होती है। 1890s में रशिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड आता है। 1890s को जब इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया के अंदर आती है तो वो बहुत रैपिडली ग्रो करती है, क्योंकि किसान जो हैं उनको अपनी ज़मीनों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा होता, तो वो इंडस्ट्रीज़ में एज अ लेबर काम करना शुरू कर देते हैं अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ भी एक मसला आ जाता है, वो मसला ये, क्योंकि रशिया के अंदर इम्पीरियलिज्म था, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो इंडस्ट्रीज जो थी उनका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता था, और वो लेबर्स को सिर्फ
اپنی اجرت کے حساب سے ہی پیسے دیا کرتی تھی۔ اب رشیا کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوتی تھی انڈسٹریز کی، وہ موسٹلی فورن انویسٹمنٹ تھی۔ باہر کے جو لوگ تھے وہ مقامی رشینز کو بہت کم اجرت دیا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں وہ انڈسٹریز جو رشینز کے انڈر تھیں وہ اپنا کمپٹیشن کرتے تھے فارنر انڈسٹریز کے ساتھ۔ اب ان کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہے تو یہ بھی زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانا چاہتے تھے، اور زیادہ پروفٹ کے چکر میں یہ پروفٹ کا بہت کم حصہ یا بہت کم پے رشینز کو دیا کرتے تھے۔ تو رشین لیبرز جو کہ چاہے کام کریں فارن کمپنیز میں یا چاہے کام کریں رشین کمپنیز میں، ان کی اکانومک پاور جو ہے وہ بالکل بھی امپروو نہیں ہو رہی تھی۔ ڈیورنگ دس فیز آف انسٹیبلٹی رشیا کا ایمپرر چینج ہوتا ہے، اور 1894 کو نکولس II کو رشیا کا نیا ایمپرر منتخب کیا جاتا ہے اور اس کو تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ نکولس II بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح انہی طریقوں پر عمل کرتا ہے جو کہ اس کے ملک میں صدیوں سے چلے آ رہے تھے، مطلب کہ وہ اپنے کنٹری کے نچلے طبقے کی ریفارمز کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا، وہ بالکل انہی طریقوں پہ عمل کرتا ہے جو صدیوں سے اس کے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، مطلب وہی گھسی پٹی بادشاہت کی تحت بھی وہ اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب رشیا کے لوگوں میں شعور آ چکا ہوتا ہے، تعلیم آ چکی ہوتی ہے، اسی وجہ سے 1898 میں سوشل ورکرز اور لیبر پارٹی اپنی ایک سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کرتی ہے۔ 1898 کو RSDLP بنائی جاتی ہے جو کہ ہے رشین سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی۔ RSDLP جو ہے یہ کلاس ڈویژن کے بہت خلاف تھی، یہ کارل مارکس کی تھیریز سے امپریس تھی، جس کا مطلب تھا کہ کلاسز جو ہیں کسی بھی سوسائٹی میں ان کو ختم کیا جائے، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس کے فرق کو ختم کر کے پوری کی پوری اسٹیٹ میں ایک ہی کلاس نافذ ہونی چاہیے، مطلب گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے انڈسٹریز اور زمینیں کسانوں کی ساری، اور سارے کے سارے ورکرز کو ان کے کام کی بنا پہ اجرت ملنی چاہیے، جتنا کام کرے اتنی وہ اجرت لے لے۔ لیکن جو ویلدی پیپل ہیں ان کا کنٹرول جو ہوتا ہے نچلے طبقے میں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ RSDLP جو ہے یہ آگے سے دو اپنے پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ ایک پارٹ ان کا ہوتا ہے مینشوکس اور دوسرا گروپ ہے بولشوکس۔ RSDLP جو ہے یونائٹڈلی یہ ایک ریولوشن چاہتی تھی، لیکن آگے سے ان کے جو گروپس ڈیوائیڈ ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں آن دی بیسس آف پاتھ ٹو ریولوشن۔ مینشوکس جو تھے یہ پارشل ڈیموکریسی چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے بادشاہت جیسی ہے ویسی رہے، لیکن ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہونی چاہیے، وہ الیکٹڈ پارلیمنٹ ہوگی تو اس سے ہمارے نمائندے جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور وہ گورنمنٹ کو ریفارم کریں گے، اور آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ رشیا میں ریولوشن کو نافذ کر دیں گے۔ لیکن بولشوکس جو تھے یہ وائلنٹ ریولوشن پہ اکساتے تھے لوگوں کو۔ وائلنٹ ریولوشن کیا، یہ ایک دم سے ریولوشن چاہتے تھے، یہ اس حق میں تھے کہ پارشل ریولوشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ بادشاہت جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ختم کرنے کی طرف نہیں آئے گی۔ بولشوکس کے لیڈر کو لینن کہا جاتا ہے، اور لینن نے اپنے گروپ کو اکسانا شروع کر دیا تھا ڈو اور ڈائی کے فارمولے پہ کہ یا تو آپ ریولوشن لے کے آئیں گے یا اس کے خلاف ہم وائلنٹ پروٹیسٹ کریں گے۔ RSDLP کو اپنے ریولوشنری آئیڈیاز پریکٹس کرنے کا موقع جلد ہی مل جاتا ہے، اور رشیا میں سیکنڈ پیریڈ آف ریولوشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں 1905 ریولوشن۔ 1905 ریولوشن کے کازز تھے رشیا اینڈ جاپان وار۔ ہوتا یہ ہے کہ رشیا اور جاپان ان دونوں کا کچھ علاقوں پہ ڈسپیوٹ چل رہا تھا، جیسے پاکستان اور انڈیا کا کشمیر پہ چل رہا ہے، انڈیا اور چائنا کا اتر پردیش اور اکسائی چین کے مقام پہ چل رہا ہے،
सेम इसी तरह रशिया और जापान का मंचूरिया और कोरिया के इलाकों पे डिस्प्यूट चल रहा था। दोनों पार्टीज क्लेम कर रही थी उन दोज एरियाज को। तो जापान रशिया को कहता है कि फॉर पीसफुल सेटलमेंट हम ऐसा करते हैं कि हम बॉर्डर कंफर्म कर लेते हैं। रशिया उनको अपने बॉर्डर्स का मैप बना के भेज देता है कि ये इलाके हमारे कंट्रोल में आने चाहिए। जापान इस चीज़ को मुस्तरद कर देता है और वो रशिया से डिमांड करता है कि जिस तरह वो चाहते हैं उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। इधर से रशिया इनकार कर देता है तो जापान रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर देता है। रशिया इस वॉर में चला जाता है, लेकिन लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन और निकोलस II की इनएबिलिटी टू लीड अ वॉर जो है रशिया के लिए नुकसानदेह साबित होती है और बेदरपेश शिकस्त के बायस रशिया जो है जंगबंदी का मुआहदा कर लेता है जापान के साथ। रशिया को ये इलाके छोड़ने पड़ते हैं। अब इन्हीं शिकस्त के बायस जब हुकूमत थोड़ी सी कमज़ोर हो रही होती है तो RSDLP एक एहतजाज शुरू कर देती है। RSDLP के लोग हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और अपनी हालाते ज़िंदगी और माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट से डिमांड करना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट जो कि उस दौरान काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है, बाहर से भी शिकस्त खा रही होती है, तो अंदर की रिबेलियन मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए वो RSDLP के मुतालबे मान जाती है। उनके मुतालबों के मुताबिक रशियन एम्परर जो है एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाने का डिसाइड कर लेता है, जिसको दूमा कहते हैं। इसके लिए इलेक्शन करवाए जाते थे और इलेक्शन करवाने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज को लीगलाइज कर देता है। इससे पहले रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज लीगलाइज नहीं थी और लीगलाइज होती भी कैसे, इलेक्शंस ही नहीं करवाए जाते थे क्योंकि एम्परर तो बादशाहत में से ही सिलेक्ट होता था। लेकिन अब पार्लियामेंट के लिए उन्होंने इलेक्शंस करवाए और पॉलिटिकल पार्टीज को लीगलाइज कर दिया। लेकिन यहाँ भी मसला था। मसला क्या था कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक सीक्रेट पुलिस नाफिज कर दी गई थी, जो कि अगर कोई भी शख्स गवर्नमेंट यानी बादशाहत के खिलाफ बोलता तो सीक्रेट पुलिस उसे उठा के कहीं नजरबंद कर देती या फिर उसको मार दिया जाता। उसके अलावा ये इलेक्टेड पार्लियामेंट कोई डेमोक्रेटिक स्टेप नहीं था क्योंकि इसके ऊपर इंचार्ज जो था वो एम्परर का ही था और एम्परर जब चाहे इसको डिसॉल्व कर सकता था। इसीलिए RSDLP इस फैसले पर कोई इतनी खास मुतमिन नहीं थी। उसके बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर I स्टार्ट हो जाती है और निकोलस II अपने मुल्क के खराब सूरत हाल के बावजूद वर्ल्ड वॉर I में हिस्सा लेने के लिए चला जाता है। निकोलस II जब वर्ल्ड वॉर I के लिए लीव करता है तो पीछे से उसकी बीवी अलेक्जेंड्रा मुल्क का चार्ज संभाल लेती है। निकोलस II इतना एक काबिल जनरल नहीं होता और उसके अलावा रशिया अपनी मुखालिफ स्टेट्स के मुकाबले में जंगी साजो सामान में काफ़ी हद तक पीछे होता है। इतना पीछे कि इसके मोस्ट ऑफ द आर्मी जो है वो ट्रेंड ही नहीं थी। और ट्रेंड कैसी होती, इनके पास जंग लड़ने के लिए वेपन्स ही नहीं थे। अक्सर फौजियों को लकड़ियों के साथ ट्रेन किया जाता और उनसे कहा जाता जब आप जंग में जाएंगे तो जो दुश्मन के सिपाही मरेंगे आप उनकी बंदूकें उठा के आगे से जंग लड़ना शुरू कर देना। इतनी इनएबिलिटी के बायस रशिया को हर जगह पे शिकस्त हो रही थी और रशिया अपने पहले ही दुश्मन जर्मनी के खिलाफ जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद जंग हार जाता है। उसके अलावा निकोलस II की बीवी वो हुकूमती काम सारे अंजाम देने में माहिर नहीं थी और मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। मोर ओवर अलेक्जेंड्रा के जो अबाउजदार थे वो जर्मनी से ताल्लुक़ रखते थे और उस टाइम पे रशिया जर्मन से ही तो जंग लड़ रहा था। तो रशियन अवाम का अलेक्जेंड्रा पर एतमाद ख़त्म होता जा रहा था क्योंकि उनको लगता था कि अलेक्जेंड्रा असल में जर्मन्स का साथ दे रही है। अलेक्जेंड्रा पर बदअतमादी और निकोलस II की बार बार शिकस्त के बायस एक तीसरी रेवोल्यूशन का रास्ता बनना शुरू हो जाता है, जिसको फाइनल रेवोल्यूशन या फिर 1917 की रेवोल्यूशन कहा जाता है। नाइनटीन 17 की रेवोल्यूशन को फेब रेवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि ये स्टार्ट होती है 23 फरवरी को। 23 फेब को वुमेन डे मनाया जाता है रशिया में। हालांकि वुमेन डे 8 मार्च को होता है, लेकिन रशिया फॉलो करता था जूलियन कैलेंडर
जिसकी बेस पे वुमेन डे आता है 23 फेब को। वुमेन डे के मौका पर औरतें जो हैं ब्रेड शॉर्टेज की वजह से एहतजाज शुरू करती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रशियन इकॉनमी जो है उस टाइम पे वो जंग में यूज़ हो रही थी और रशिया में खाने पीने की चीज़ों की भी काफ़ी हद तक कमी आ चुकी थी। रशियन वुमेन इसके खिलाफ एहतजाज शुरू करती हैं। अगले ही दिन उनके एहतजाज में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और सोशल वर्कर भी शामिल हो जाते हैं। प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स पे गौर फिक्र की बजाय रशियन गवर्नमेंट उन पे फायर खोल देती है। कई 100 अफराद अपनी जान से जाते हैं और अपने ही लोगों को मरता देखकर 27 फेब को सोल्जर्स भी बगावत कर देते हैं और अपने ही कमांडिंग ऑफिसर्स को शूट करना शुरू कर देते हैं। हालात काफ़ी खराबी की तरफ चले जाते हैं। अब इन हालात को अगर कोई चीज़ कंट्रोल में कर सकती थी तो वो थी इलेक्टेड पार्लियामेंट यानी दूमा ऑफ रशियन एम्पायर। लेकिन निकोलस II को लगता है कि दूमा जो है ये मेरी बादशाहत को ख़त्म करके अपनी गवर्नमेंट बना लेगी, तो वो दूमा को ही डिसॉल्व कर देता है। उसकी डिसॉल्व के बाद हालात सही होने के बजाय मज़ीद बिगड़ जाते हैं, क्योंकि दूमा अपनी अलहदा गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर देती है। दूमा जो है इलेक्टिंग पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो सोशल वर्कर्स के जो कि एहतजाज कर रहे होते हैं उनके लीडर्स के साथ मिलते हैं और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने का फैसला करते हैं। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट तब तक स्टेट का ऑर्डर रिस्टोर करने की कोशिश करेगी उनके मुताबिक जब तक कि स्टेट के अंदर इलेक्शंस के बाद एक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती। तो 2 मार्च को प्रोविजनल गवर्नमेंट्स बन जाती है। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट बनने के बाद भी हालात नॉर्मल की तरफ नहीं आते और वो एहतजाज जो कि एक शहर रशिया का कैपिटल जो उस टाइम पे था पेट्रोग्रेड उधर से शुरू होता है वो अब दूसरे इलाकों में भी फैलने लग जाता है। मिलिट्री ऑफिशियल्स ये सिचुएशन संभाल नहीं पा रहे थे, तो वो निकोलस II को एक मशवरा देते हैं। वो कहते हैं कि आप ये अपना ओहदा छोड़कर किसी और को ट्रांसफ़र कर दें, अपने भाई माइकल को, ताकि प्रोटेस्टर्स को थोड़ा सा सेटिस्फाई किया जा सके। निकोलस II अपने भाई को ओहदा नहीं देना चाहता था, वो ये ओहदा अपने बेटे को ट्रांसफ़र करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका बेटा हीमोफीलिया का मरीज़ था, तो उसे मिलिट्री ऑफिशियल्स की बात मानना पड़ी। 3 मार्च को वो अपने भाई माइकल को ये ओहदा सौंप देता है, लेकिन माइकल ये ओहदा लेने से इनकार कर देता है। अब गवर्नमेंट जो है बादशाहत वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी थी। उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने के लिए लेनिन वापस आ जाता है। लेनिन केम बैक। लेनिन जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि बोल्शेविक्स का वायलेंस लवर लीडर था। लेनिन को 16 इयर्स तक जलावतन करके रखा हुआ था रशियन गवर्नमेंट में ड्यू टू हिट्स वायलेंट्री आइडियाज़। लेनिन जब गवर्नमेंट की कमज़ोरी को देखते हुए वापस आता है तो आते ही वो सबसे पहले क्या करता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को ख़त्म कर देता है। इसको ख़त्म करके वो एक नई गवर्नमेंट बनाता है, सोवियत गवर्नमेंट। सोवियत गवर्नमेंट जो है वो सोशलिस्ट की गवर्नमेंट थी, उसी की पार्टी की। उसके अलावा वो कहता है कि जो एंटी सोशलिस्ट हैं उनके साथ हम किसी भी किस्म की कोई भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो वो डिमांड करता है वो कहता है कि अब वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया को निकल जाना चाहिए, एंड ऑफ वॉर फॉर रशिया। लेकिन रशिया के डिफेंस मिनिस्टर पॉल मोलिकोव लेनिन की इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और वो जंग को जारी रखने का ऐलान करते हैं। जंग के जारी रहने की वजह से रशिया की इकोनॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो जाती है। उसकी सिचुएशन बुरी होने से लेनिन का जो एंटी वॉर स्टांस है वो काफ़ी मजबूत हो रहा होता है। अब इसमें एक चाल चली जाती है। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे अलेक्जेंडर केरेंस्की, वो लेनिन को एक जर्मन स्पाई डिक्लेयर कर देते हैं। वो कहते हैं कि लेनिन इस वजह से हमें वॉर को एंड करने का कह रहा है क्योंकि वो जर्मन एजेंट है। इस बात से लेनिन के ऊपर लोगों का भरोसा उठ जाता है और लेनिन को दोबारा से मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है। लेनिन वेंट बैक। लेनिन के जाने से बोल्शेविक्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है क्योंकि उनका एक लीडर मिस हो जाता है जिसकी कमांड में वो अपने सारे काम कर रहे थे।
लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या होता है जिसकी वजह से बोल्शेविक्स दोबारा से पावर में आ जाते हैं, और वो वाक़या था जनरल कॉर्निलोव इंसिडेंट। जनरल कॉर्निलोव उस टाइम के रशिया के मिलिट्री जनरल थे। वो हालात को देखते हुए और एक पुरजोर एहतजाज को देखते हुए हुकूमत को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए पेट्रोग्रेड में फ़ौज नाफिज कर देते हैं। जब पेट्रोग्रेड में फ़ौज नाफिज होती है तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को लगता है कि शायद ये फ़ौज मेरी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए नाफिज की जा रही है। तो वो उस टाइम की जमात बोल्शेविक्स, जो कि काफ़ी आप समझे एडवांस थी और काफ़ी ऑर्गेनाइज थी, उससे हेल्प मांग लेते हैं। अलेक्जेंडर केरेंस्की और बोल्शेविक्स, इन दोनों का इत्तेहाद बन जाता है केरेंस्की की हुकूमत को बचाने के लिए। बोल्शेविक्स दोबारा से पावर में आ जाते हैं। जब बोल्शेविक्स दोबारा से पावर में आते हैं तो लेनिन उनको लीड करने के लिए दोबारा से वापस आ जाता है। लेनिन केम बैक। उस वक्त तक लेनिन काफ़ी पावरफुल हो चुका होता है, क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट, अलेक्जेंडर केरेंस्की की गवर्नमेंट, लेनिन की ही जमात के आश्रय पर हुकूमत कर रही होती है। अब लेनिन को सिर्फ एक छोटे से मौके का इंतज़ार था जिससे वो हुकूमत का तख्ता पलट सके, और वो मौका उसको जल्द ही मिल जाता है। होता यूँ है कि 24 अक्टूबर को बोल्शेविक्स का जो न्यूज़पेपर है उसको केरेंस्की ख़त्म कर देता है, उसको बंद करने का ऐलान हो जाता है। इस ऑर्डर पे लेनिन जो है वो मुश्तिल हो जाता है, और मुश्तिल हो के वो अपनी बोल्शेविक्स जमात को हुक्म देता है कि सारी की सारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, रेलवे लाइंस, रोड, एयरपोर्ट्स, इन सब को बंद कर दिया जाए। इन सब का क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाता है। अपने कंट्री की सारी ट्रांसपोर्ट लाइन को बंद करके लेनिन और उसकी जमात बोल्शेविक्स हुकूमत का तख्ता उल्ट देते हैं और पेट्रोग्रेड यानी कि कैपिटल ऑफ रशिया पर काबिज हो जाते हैं। हुकूमत पर कब्जे के बाद लेनिन नवंबर में इलेक्शन करवाने का ऐलान करता है। नवंबर इलेक्शन। लेनिन और उसकी पार्टी बोल्शेविक्स ये समझ रहे होते हैं कि इलेक्शन में तो मेजॉरिटी हम ही जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बोल्शेविक्स को नवंबर इलेक्शन में सिर्फ 25% ऑफ वोट ही मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो हैं वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को मिलते हैं, और वो 40% ऑफ वोट के साथ गवर्नमेंट बनाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। लेकिन बोल्शेविक ये रिजल्ट मानने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसॉल्व करते हैं और फोर्सफुली गवर्नमेंट बना लेते हैं और रशिया पे रूल करना शुरू कर देते हैं। इसके नतीजे में रशिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो कि 4 साल जारी रहती है, 1918 to 1922। इस सिविल वॉर में बोल्शेविक्स की आर्मी, रेड आर्मी, सारी की सारी मूवमेंट्स को कुचल कर रख देती है। एक इनके खिलाफ थी व्हाइट आर्मी। व्हाइट आर्मी चूंकि एंटी कम्युनिस्ट थी, लेनिन की जमात कम्युनिज्म की हामी थी, तो रेड आर्मी जो कि बोल्शेविक्स की थी, ये व्हाइट आर्मी को कुचल कर दोबारा से हुकूमत शुरू कर देती है। उसके अलावा व्हाइट आर्मी को कुचलने के लिए इनके साथ किसान भी होते हैं शामिल, क्योंकि किसानों को लगता है कि अब हमारी सुनी जाएगी और लेनिन की गवर्नमेंट जो है हमारे लिए रिफॉर्म्स लेके आएगी। लेकिन लेनिन चूँकि कम्युनिज्म का हामी था, और कम्युनिज्म में ये होता है कि सारी की सारी ज़मीन, फैक्ट्रीज और सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की मलकियत होती है, बाकी लोगों को सिर्फ उसमें काम करके उनको पैसा दिया जाता है, और इससे क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट होती है। मतलब ना कोई इतना अमीर ना कोई इतना गरीब, सारे इक्वल। लेकिन किसानों को लगता है कि लेनिन अब हमें हमारी ज़मीनें वापस कर देगा और हम अपनी मेहनत के बलबूते पर जितना चाहे पैसा कमाएं, लेकिन लेनिन ऐसा नहीं करता। लेनिन किसानों से उनकी ज़मीनें ले लेता है और उनको उन पे काम करने में उजरत देने पे मजबूर करता है। इसके नतीजे में किसानों की एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ग्रीन मूवमेंट। लेकिन लेनिन की रेड आर्मी ग्रीन मूवमेंट को भी कुचल कर रख देती है। उसके अलावा
رائل فیملی کو پہلے تو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد نکولس II، اس کی بیوی الیگزینڈرا اور اس کے 5 بچوں کو بے دردی سے قتل کر کے رائل فیملی کا بھی دی اینڈ کر دیا جاتا ہے۔ بولشوکس انڈر دی کمانڈ آف لینن ساری کی ساری موومنٹس کو سپریس کر دیتے ہیں اور رشیا پہ ایک اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور رشیا وہ فرسٹ ایسی اسٹیٹ تھی جس میں کمیونزم نافذ ہوتا ہے اور USSR وجود میں آتی ہے۔ USSR مطلب یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس۔ This is all about Russian Revolution. Our next topic will be fascism. Stay tuned for the next lecture.